सो है गाइस, कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, इन सब के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ा था। जिनको नहीं पता, मेरा नाम अमन मिश्रा है। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ एंड आपके लिए फिजिक्स को इजी कर रहा हूँ। आज पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट्स एंड स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों को डिराइव करेंगे एज अ मेथड जो कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। बस आपको वीडियो पे ध्यान देना है एंड इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करना बहुत ईजी है। बस वीडियो में साथ में बने रहिए, मैं बताता हूँ कैसे करना है। शुरू करते कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट से। वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट क्या है? स्क्रॉडिंगर का कहना था मान लीजिए कोई सी भी एक वेव है, ठीक है। ये एक वेव है, ये भी एक वेव है। कोई भी वेव अकेले ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। जैसे एक वेव ट्रैवल करी, वो इसकी उसका एम्पलीट्यूड इतना है। एक वेव ट्रैवल करी, ऐसे इतनी छोटी वेव है। कोई वेव और बड़ी वेव है, तो कई सारे वेव एक साथ ट्रैवल करते हैं एंड उन्हीं का कंबाइंड फॉर्म जो होता है एक वेव का, वो हम लोगों को एक वेव में देखते हैं। जैसे एक वेव ये हो गई, ये ठीक है। इस टाइप में एक कंबाइंड फॉर्म, हमें मल्टीपल वेव्स का एक कंबाइंड फॉर्म दिखता है। स्क्रॉडिंगर का पोस्टुलेट यही था। तो कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट्स का ये कहना था, स्क्रॉडिंगर पोस्टुलेट दैट मैटर वेव ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वेव बट इट बिहेव्स एज अ ग्रुप ऑफ वेव और बंच ऑफ द वेव। इसका कहने का यही मतलब था कि सिंगल वेव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। किसी भी मूविंग पार्टिकल है, वो अपने साथ कोई एक सिंगल वेव नहीं लेके चलती। क्या लेके चलती है? ग्रुप ऑफ वेव्स, ग्रुप ऑफ वेव्स को लेके चलती है, या फिर बंच ऑफ वेव को। एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स एंड द एनवेलप ऑफ ऑब्टेन्ड पैटर्न इज कॉल्ड एज वेव पैकेट। मल्टीपल वेव्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड हो गया, जब आपस में कंबाइन करते हैं, सुपर पोजिशन बनाते हैं, तो एक पैकेट बनाते हैं, एक पैटर्न फॉर्म होता है। जैसे ये पैटर्न देखिए, यहाँ देखिए, एक वेव यहाँ पे है, ठीक है। इतना देखिए, एक वेव ये रहा, फिर यहीं से शुरू करते हैं, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, एक वेव का पैटर्न ये बना। फिर देखिए यहाँ से शुरू करें, यहाँ शुरू करें, एक वेव का पैटर्न कुछ ऐसा बना। एंड मल्टीपल वेव पैटर्न जब आपस में मिलकर एक प्रॉपर पैटर्न बनाते हैं, तो उसी को वेव पैकेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको एक प्रॉपर वेव का एक पैकेट बना हुआ, एक पैटर्न बना हुआ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे शुरू हुआ है, बड़ा 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 बड़ा, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे गया, फिर धीरे धीरे कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। जहाँ पे शुरू हुआ था ना, जहाँ से जितनी वो जिस साइड पे शुरू हुआ था, जहाँ से वेव का एम्पलीट्यूड शुरू हुआ था, उसी पे आके ख़त्म हो गया। तो मल्टीपल वेव्स जब सुपर पोजिशन करते हैं एंड एक पैटर्न बनाते हैं वेव्स का, तो उसे वेव पैकेट कहा गया है। अब वेव फंक्शन किसे कहा जाता है? वेव फंक्शन होता है कि जो वेव मूव कर रही है, जो वेव आपस में मूव कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, प्रोपेगेट जैसे कर रही है, उसी के फंक्शन को वेव फंक्शन कहा जाता है। द क्वांटिटी whose periodic vibration describe the propagation of wave is called as wave function। जो वेव के प्रोपगेशंस को, यानी वेव कैसे चल रही है, उसको डिफाइन कर रहा है, उसी को वेव फंक्शन कहा गया है। या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग पार्टिकल। मान लो ये एक मूविंग पार्टिकल है, ठीक है। ये आगे बढ़ रहा है, तो इसके साथ साथ एक वेव भी इसके साथ साथ बढ़ रही होगी आगे, ठीक है। मल्टीपल वेव्स जो है, बंच ऑफ वेव्स इसके साथ बढ़ रही होगी। तो इस वेव का जो पैटर्न है, कैसे बढ़ रही है, कैसे ये प्रोपगेट हो रही है, कैसे ये आगे बढ़ रही है वेव, तो इसी के पैटर्न को, इसी के पैटर्न, कैसे ये आगे बढ़ रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, एक पैटर्न क्या आगे बढ़ने का, ये क्या फिर कांस्टेंट फेज में आगे बढ़ रही है, कुछ फेज अलग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसी पैटर्न को बेसिकली वेव फंक्शन कहा गया। सिंपल लैंग्वेज में कि किसी भी पार्टिकल का वेव उसके साथ कैसे मूव कर रहा है, उसका प्रोपिगेशन कैसा हो रहा है, उसको वेव फंक्शन कहा गया है, ठीक है। अब देखो, वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यू एंड कॉन्टिन्यूस एट द बाउंड्री। अब इसका क्या मतलब हुआ? तीन टर्म है, फाइनाइट, सिंगल वैल्यू एंड कॉन्टिन्यूस एट द बाउंड्री। सबसे पहले आते हैं फाइनाइट पे। बात जब फाइनाइट की जाए, तो एक चीज़ ध्यान देना, जो वेव फंक्शन है ना, वेव फंक्शन है जो, इसको साई से डिनोट किया जाता है। एंड हम आगे चल के ये पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी पार्टिकल इन अ मीडियम, या फिर इन अ ओपन बॉक्स कंटेनर, या फिर 1D जो हो गया, वो साई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जब हम लोग
वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं मॉड्यूलस में रख के, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब खुद ही सोचो, अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट के आसपास आएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या कभी इनफाइनाइट सुना है आपने? प्रोबेबिलिटी या तो 1 होती है या तो उससे कम होती है। तो इसीलिए इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है, कोई भी वेव फंक्शन हो गया उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है या फिर उससे कम आती है, ठीक है। सो सिमिलरली इसीलिए इनफाइनाइट नहीं लिया जाता, किसी भी वेव फंक्शन को इनफाइनाइट नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट ले लेते हैं तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। कभी सुना है कि किसी चीज़ की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 200% की है? 100% लिमिट है, 200% की प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है? या तो मान लो 0.6%, 0.6 उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कितना परसेंट उसका हो गया? 60% उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। या फिर 1 प्रोबेबिलिटी यानी हो गया तो 100% उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी हो गया। तो सिंगल वैल्यू का यही मतलब हुआ कि वेव की जो वेव फंक्शन जो हो गया वो फाइनाइट होना चाहिए। अगली अगली चीज़ आती है सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू का क्या मतलब है? सिंगल वैल्यू का मतलब हो गया किसी एक पॉइंट पर एक ही वेव पार्टिकल मिलना चाहिए, एक पार्टिकल किसी एक ही पॉइंट पर मिलना चाहिए। जैसे मान लो ये वेव पार्टिकल है, एक्स कॉमा वाई इसका लोकेशन है, ठीक है, जेड भी ले सकता है। अब ये पार्टिकल एक टाइम पे पता चले यहाँ भी मिल रहा हो यहाँ भी मिल रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक पार्टिकल एक बार में एक ही जगह होना चाहिए, तो उसकी एक बार में एक ही जगह होने की पॉसिबिलिटी को सिंगल वैल्यू कहा गया है। एंड कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस किसे कहा गया? पार्टिकल इन 1D में जब हम लोग पढ़ेंगे, एक बॉक्स रहेगा, ठीक है, 0 x से एक डिस्टेंस रहेगा, तो अंदर जो वो क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो अंदर वो 0 रहता है, ठीक है। तो अंदर जब पार्टिकल मूव करता है तो एक कॉन्टिन्यूअस स्पीड से मूव करता है, हर जगह एक लेफ्ट में जाएगी तो भी इसका स्पीड उतना ही रहेगा, राइट में जाएगा तो भी इसका स्पीड इतना ही रहेगा पार्टिकल का। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा तो इसके चांसेस रहते हैं कि कंटेनर से बाहर चला जाए। तो इसीलिए इसका कोशिश हम लोग यही करते हैं कि अंदर जो कंटेनर है इसकी स्पीड हो गई या फिर वेव पार्टिकल का जो फंक्शन हो गया उसको कॉन्टिन्यूअस रखा जाए, जो कि जो वेव मूव कर रहा है ना एक कॉन्टिन्यूअस स्पीड से मूव करे। आगे चलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साई शुड बी फाइनाइट सिंगल वैल्यू कॉन्टिन्यूअस एट द बाउंड्री। सो साई इज डिनोटेड बाय द पीरियोडिक फंक्शन और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इसका वही मतलब हो गया जो मैंने बताया कि जो पहला डेरिवेटिव यानी डी बाई डी, जो डी साई बाई डी टी जो भी हो गया, डी साई बाई डी एक्स हो गया, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसको हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए। एंड इसी वेव फंक्शन का एक क्वांटिटी दिया गया था पीरियोडिक फंक्शन में, एक क्वांटिटी दी गई थी जिसको कहा गया साई इज इक्वल टू साई नॉट ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी, या फिर साई इज इक्वल टू साई नॉट माइनस आयोटा ओमेगा टी। इसी फंक्शन से आगे चल के स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन होता है एंड टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में पता चलता है। आगे चलते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फ्रंट या फिर साई कह लो, ठीक है। देखो, एज सच वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस तब आता है जब हम लोग वेव फ्रंट हो गया या फिर वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं। जब हम लोग वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी दिखाती है कि किसी मीडियम में उस पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। वेव फंक्शन हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस टू इट्स ओन बट साई स्क्वायर हैज़ अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। वेव फंक्शन का ऐसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है? साई स्क्वायर का है, विच गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पार्टिकुलर टाइम और पॉइंट्स, ठीक है। साई स्क्वायर क्या कहता है? किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे वो पार्टिकल के वहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये बताता है। जैसे मान लो ये पेन अभी यहाँ पे रखा हुआ है, अभी तो इस समय यहाँ पे रखा हुआ है मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, देखो धीरे धीरे रोल हो रहा है। जिस समय मैंने वहाँ पे देखा उसकी प्रोबेबिलिटी 100% थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, यहाँ प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। तो उसी हिसाब से किसी भी पॉइंट पे जब देखा जाए कि उस पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसी को कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वेव फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वेव पार्टिकल। तो इसका क्या फॉर्मूला था?
साई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द मूविंग पार्टिकल। जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, मिलने की प्रोबेबिलिटी को ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा गया है। ठीक है, अब इसके भी तीन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बेसिकली स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो हम लोग डिराइव करेंगे, उसके बाद उस टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट डिराइव करेंगे, एंड फिर उसके बाद पार्टिकल इन 1D डिराइव करेंगे, एंड उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को भी डिराइव करेंगे, एंड उसमें बेसिकली ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए इतना जान लो, किसी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, किसी एरिया के रिस्पेक्ट में, किसी लीनियर सरफेस के रिस्पेक्ट में, सबके रिस्पेक्ट में अगर हम साई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, फॉर 1D, फॉर 2D, फॉर 3D। ठीक है, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पेस इज इक्वल टू 1। किसी भी स्पेस में अगर हम लोग किसी भी पार्टिकल को खोजते तो उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होती, 1 होती है। आगे चलते हैं, अब आते हैं मेन पार्ट पे, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इट इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी एंड पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट एंड टाइम पीरियड। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि किसी भी पार्टिकल का पॉइंट एंड पोजीशन, मतलब पोजीशन डिस्क्राइब करता है कि इस टाइम पे, इस पॉइंट पे ये पार्टिकल कहाँ पे होगी। हमने एक चीज़ पढ़ रखा था, कोई भी पार्टिकल जो होता है वो सर्कुलर वेव, मतलब सर्कुलर फॉर्म में ऐसे रोटेट करता है, लेकिन बाद में चल के ये चीज़ गलत हो गई थी। फिर हमें पता चला कि ये जो पार्टिकल है वो इस टाइप में कुछ मूव करता है ना। हाँ, तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि कोई पार्टिकल किसी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे किस जगह एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने दो चीज़ें निकाली थी, एक टाइम डिपेंडेंट, अगर जो पार्टिकल है वो टाइम पे अगर डिपेंड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर वो टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो उसका फॉर्मूला था साई होल ब्रैकेट माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डी टी साई। ये हमारा टाइम डिपेंडेंट हो गया। एंड टाइम इंडिपेंडेंट की बात करें तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे दोनों इक्वेशन हो गए, एंड इन्हीं दोनों को हमें डिराइव करना है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले है ये टाइम इंडिपेंडेंट। तो क्लास 12th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डी टी डेल टी स्क्वायर। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही एक इक्वेशन मिलेगी। आपको इतना बस याद कर लेना है। ठीक है, ये 12th में पढ़ाया गया था, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिख दीजिए, एंड लिख दीजिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आएगा साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। इसको 2-3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। अब बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, इसमें दो चीज़ें करनी है, हमारा काम हो गया। पहला, कुछ चीज़ें ओमेगा को 2 पाई एफ या फिर 2 पाई म्यू न्यू, ठीक है, और जो हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी को लैम्डा इंटू न्यू कर देंगे। इन दोनों को इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा इंटू न्यू। अब काम करो, जो न्यू है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस आई 2 पाई टी न्यू माइनस लैम्डा एक्स बाई लैम्डा। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे न्यू दिख रहा है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई बाई एच, पुट करो न्यू की जगह ई बाई एच। तो अब क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई 2 पाई टी न्यू की जगह ई बाई एच, फिर एक्स बाई लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे, फॉर्मूला होता है एच बाई पी, सॉरी लैम्डा का फॉर्मूला होता है एच बाई पी, तो यहाँ पे एच बाई पी यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस आई 2 पाई, देखो एच दोनों में है, एच को बाहर निकालो,
टी ई माइनस पी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लैम्डा देखो क्या किया हमने, ए ई माइनस आई 2 पाई था, टी न्यू माइनस एक्स बाई लैम्डा। हमने क्या किया यहाँ पे, न्यू की जगह ई बाई एच पुट किया, ठीक है, एंड लैम्डा की जगह एच बाई पी पुट किया। ये फार्मूला हमें पता था, ये दोनों फार्मूला वेल नोन है, न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो लैम्डा की जगह हम लोग ने एच बाई पी किया, तो एच नीचे रह जाएगा, बाई पी अगर पी ऊपर चला जाएगा, तो टी ई अपॉन एच माइनस एच बाई पी। अब एच कॉमन था, एच मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या हो गया, ए ई की पावर माइनस आई 2 पाई बाई एच टी ई माइनस पी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 पाई है ना, इसको नीचे लेके आते हैं। कैसे नीचे लेके आएंगे, ए ई की पावर माइनस आईओटा एच अपॉन 2 पाई। अभी 2 पाई ऊपर जाके वापस से मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन मैंने इसको नीचे ले लिया है। फिर आया ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, अब यही एच अपॉन 2 पाई को ना एच क्रॉस लिखा जाता है, जो कि इसको फर्दर सॉल्व करना इजी हो जाए। ई की पावर माइनस आईओटा बाई एच क्रॉस और ई टी माइनस पी एक्स। यहाँ तक काम हो गया हमारा। हमारा फंक्शन क्या आ गया, साई एक्स और टी के फंक्शन में ए ई की पावर माइनस आयोटा बाई एच ई टी माइनस पी एक्स। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारा काम हो गया। बेसिकली हमने क्या क्या किया, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन था, इस इक्वेशन को फर्दर जब हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी आता है। ओमेगा को हम लोगों ने 2 पाई म्यू रखा एंड वेलोसिटी को लैम्डा इंटू न्यू रखा। वैल्यू जब पुट किया तो 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स बाई लैम्डा भी आया, न्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया तो टी न्यू हो गया, और ये न्यू से ये न्यू कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स बाई लैम्डा हुआ। आगे चलते हैं, अब न्यू की वैल्यू जो अब हम लोग न्यू और लैम्डा को सब्सटीट्यूट करेंगे, किससे, न्यू होता है हमारा एच न्यू से अगर सॉल्व करते हैं तो न्यू की वैल्यू ई बाई एच आ जाएगी, ई बाई एच आ गई, एंड लैम्डा की वैल्यू होती है एच बाई पी। दोनों यहाँ पुट करो तो हमारा हो गया ई की पावर माइनस आयोटा 2 पाई टी ई बाई एच माइनस एक्स पी बाई एच। एच देखो दोनों में है, तो हमने एच बाहर निकाल लिया। आगे चलते हैं, ये 2 पाई है, 2 पाई को नीचे लेके आ गए, तो एच अपॉन 2 पाई हो गया, और एच अपॉन 2 पाई को हमने एच क्रॉस ले लिया, तो यहाँ से आए ए ई की पावर माइनस आई बाई एच ई टी माइनस पी एक्स। यहाँ तक पहुँच गए, सिंपल, बहुत ईजी। अब कुछ नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी साई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, एक बाहर ही रह जाएगा। ई के पावर ई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यही होता है जो भी उसके फंक्शन में, माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। अब ये हो गया, अब अंदर का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा इनटू माइनस आई बाई एच क्रॉस, अब ई टी माइनस पी एक्स, ई टी तो कांस्टेंट था तो जीरो हो जाएगा, माइनस पी एक्स का तो माइनस पी हो जाएगा, तो ये माइनस पी हो गया, इस माइनस से प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा पी आई अपॉन एच क्रॉस। इसको आगे लेके आओ, तो डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी आई अपॉन एच क्रॉस ए ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, ए पी आई अपॉन एच क्रॉस ई माइनस आई बाई एच ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, बैक चलते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। ठीक है, तो हमारा क्या आया था फंक्शन, डी साई बाई डी एक्स क्या आया था, चलते हैं, पी आई अपॉन एच क्रॉस ए ई की पावर पी आई अपॉन एच क्रॉस ए ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस पी एक्स ई टी माइनस पी एक्स। देख लो सही है ना, डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी आई क्रॉस पी आई अपॉन एच क्रॉस ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। देख लो ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये गलत हो गया तो तुम्हारा ओवरऑल सब गलत हो जाएगा।
इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वापस से डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन एच क्रॉस आई होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। ये वापस से वही चीज़ होगा, ये हुआ क्या, फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था एंड देन उस वजह से वीडियो आगे का रिकॉर्ड में पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया एंड वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो बेसिकली मैं समझा देता हूँ क्या हुआ। यहाँ तक समझ गया था डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो ये वाला इक्वेशन मैंने सेम टू सेम लिखा है, इसको वापस से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा। पी आई अपॉन एच क्रॉस आई ये हमारा कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। ए ई की पावर माइनस आई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ई की पावर में कुछ भी रहता है सेम वापस लिखा जाता है, तो वो मैंने वापस लिख दिया। एंड चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई बाई एच क्रॉस इंटू पी आएगा। तो आई बाई एच क्रॉस इंटू पी क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि पिछले वाले की तरह आई से आई होकर प्लस हो जाए, मतलब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो आएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ए ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। अब ये देखो ये पूरी वैल्यू साई के बराबर है कि नहीं, हमने जो डिराइव किया था, ये देखो हमने जो साई की वैल्यू निकाली थी ए ई की पावर माइनस आई बाई एच अपॉन टू पाई एच अपॉन टू पाई को हमने एच क्रॉस लिया, ये देखो फाइनल वाला ए ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ये साई के बराबर है। तो वही चीज़ तो यहाँ भी लिखी हुई है, ए ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, इसको हम लोग साई लिख सकते हैं सिंपली डेल डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन साई। अब यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो एच क्रॉस को इधर लेके गए, साई को इधर लेके आए, तो पी स्क्वायर हो गया हमारा एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन साई डेल टू स्क्वायर अपॉन डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हमें पता है यहाँ तक हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा आधा काम कंप्लीट हो गया। ये दो बार हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। अब वही इक्वेशन जो पिछला पिछला वाला साई की इक्वेशन आया था, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, इसको एक बार फिर से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो टी के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, वैसे का वैसे लिखा जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, ई के टर्म में जो भी लिखा रहता है वैसे ही लिखा जाता है। एंड चेन रूल से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस बार माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स में से ई लिखा जाएगा, यहाँ पे ई टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो ई बचेगा, ई लिख दे, पी एक्स तो कांस्टेंट हो गया, जीरो हो जाएगा। अब हमारा फाइनल क्या बना, डेल साई इज इक्वल टू माइनस साई आई ई अपॉन एच क्रॉस इंटू, ये अभी रुक जाओ बताता हूँ, ये पूरा टर्म जो है इस फिर से वापस साई के बराबर, ये साई देखो ए ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ये टोटल टर्म साई के बराबर हुआ, तो देखो साई लिख दिया, आई ई अपॉन एच क्रॉस वही लिखा आई ई अपॉन एच क्रॉस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आयोटा बाई आयोटा से डिवाइड करवा दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करवा दिया, कैंसिल आउट होकर वही चीज़ वापस ही आ जाएगी, कोई मतलब तो है नहीं। तो यहाँ पे हमने आई बाई आई से उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया, तो इस आई का मल्टीप्लाई जब इस आई से होगा तो -1 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, अब वो -1 इस माइनस से +1 हो जाएगा, तो हमारे फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, डी साई बाई डी टी डेल साई बाई डी टी इज इक्वल टू साई ई अपॉन एच क्रॉस आई। अब यहाँ से ई की वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, एच क्रॉस आई अपॉन साई डेल साई बाई डेल टी, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हो गया। बस कुछ भी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेना है, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी को वी से डिनोट करते थे, वी सेम टू सेम लिख दिया। अब एनर्जी की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी, ई की वैल्यू जो हम लोगों ने पिछले इक्वेशन में निकाली थी, देखो ई की वैल्यू निकाली है एंड पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली यही दोनों निकालना है। तो ई की वैल्यू की जगह ई की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका ई की वैल्यू क्या थी, एच क्रॉस आई अपॉन साई डेल साई बाई डेल टी, जो ई की वैल्यू पिछले में थी, एंड पी स्क्वायर बाई 2m में पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, पी स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, माइनस एच स्क्वायर साई एच क्रॉस स्क्वायर साई एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू अपॉन में 2m भी है तो इंटू 1 अपॉन 2m प्लस वी। अब कुछ नहीं करना, इस पूरे टर्म को इधर लिख दो एंड इस पूरे टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2m प्लस वी इज इक्वल टू एच क्रॉस आई अपॉन साई डेल साई बाई डेल टी। अब क्या करना है, पूरे इक्वेशन में साई से मल्टीप्लाई कर दो,
तो जब यहाँ पे साई से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, इधर भी जब साई से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साई से ये साई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू 1/2m। इस साई का मल्टीप्लाई वी से भी होगा, तो प्लस वी साई इज इक्वल टू, अब इस साई का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एच क्रॉस आयोटा डेल साई बाई डेल टी। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साई को कॉमन ले सकते हैं, ये जो साई है साई को कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू 1/2m प्लस वी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ठीक है, ये तो हमारा वनडी के लिए ये जो मतलब इक्वेशन बना ये वनडी के लिए हो गया, क्योंकि इसमें बस एक्स डायमेंशन को डिनोट किया जा रहा है, एंड इसको हर एक डायमेंशन के लिए जब निकालना होगा तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई। ये जो डेल स्क्वायर होता है ना, डेल स्क्वायर क्या होता है, तो डेल स्क्वायर होता है इसको डी बाई डी एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस डेल स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। ये डेल स्क्वायर को ये कहती है तीनों डायमेंशन को डिनोट करता है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, डेल स्क्वायर लिख दिया, तो हमारे तीनों डायमेंशन को डिनोट कर रहे हैं। तो यही हमारा हो गया क्या, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखो दूसरी चीज आती है टाइम डिपेंडेंट क्या होता है। सॉरी ये टाइम डिपेंडेंट ही था, वही तो घूम मैं भी कब से, टी आ रहा है रिस्पेक्ट में तो टाइम डिपेंडेंट हुआ ना। हाँ ये हमारा टाइम, ये हमारा, तो ये हमारा हो गया टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। अब टाइम इंडिपेंडेंट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल ही है, सब कुछ सेम रहेगा। क्या करना है हमें, ये फॉर्मूला सेम लिखना है, जनरल सॉल्यूशन यही आएगा। इसी बारे में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, साई का फॉर्मूला जो था ए ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, तो हमने ओमेगा को 2 पाई न्यू रखा, वी को लैम्डा इंटू न्यू रखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारी ये वैल्यू आई ए ई की पावर माइनस 2 पाई टी वी टी न्यू माइनस एक्स बाई लैम्डा। अब लैम्डा को एच बाई पी रखा और एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाली तो ई बाई एच आया, तो न्यू की जगह ई बाई एच रख दिया। फर्दर जब सिंप्लीफाई किया हमने तो साई की एक फाइनल वैल्यू आई ए ई की पावर माइनस आयोटा 2 पाई अपॉन एच टी ई माइनस पी एक्स। 2 पाई को नीचे आया तो एच अपॉन 2 पाई हो गया, एच अपॉन 2 पाई को एच क्रॉस ले लिया, तो साई एक्स टी जो फॉर्मूला आया फाइनल ए ई की पावर माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किया तो डी साई बाई डी एक्स आया पी आई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। इसको वापस से जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा फॉर्मूला आया डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन साई, और यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। टाइम इंडिपेंडेंट वाले में हमें यहीं पे रुक जाना है। ठीक है, पी स्क्वायर तक की वैल्यू, अब टी के रिस्पेक्ट में नहीं करना। इंडिपेंडेंट वाले में क्या किया हमने, एक जनरल इक्वेशन निकाला साई की, एंड इसको 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो पी की वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एंड एक बार टी के रिस्पेक्ट में कर दिया तो हमारी ई की वैल्यू आ गई, एंड फिर इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू निकाल दी। इसमें हमें बस 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एंड उसके बाद क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट में सेम चीज़ है, 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद वापस से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे।
सन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या था, p²/2m। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, v। अब ई की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, क्योंकि ई की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम लोग उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ई को वैसे छोड़ देते हैं। p² की हमने वैल्यू निकाली थी, तो p² की वैल्यू पुट करते हैं। स्क्वायर की वैल्यू हमारी थी -h×² ∂x² साई, ठीक है, प्लस v। तो e की वैल्यू इज इक्वल टू -h×² साई अपॉन 2m ∂x², साई भी था इसमें, साई प्लस v, ठीक है। ये हमारा p² की वैल्यू होगी। फिर सेम चीज़ साई से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, ई साई इज इक्वल टू, इस साई से साई कैंसिल आउट हो जाएगा, -h×² अपॉन ∂² साई अपॉन 2m ∂x² प्लस v साई, ठीक है। हमने क्या किया, जनरली साई से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, साई से इसमें मल्टीप्लाई किया, साई से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ओवरऑल सब में साई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इसको इधर लेके आओ, ठीक है। ये जो ओवरऑल इक्वेशन है इसको इधर लेके आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, h×² ∂² साई अपॉन 2m ∂x² प्लस ई साई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब कुछ मत करो, h×² ∂² साई अपॉन 2m ∂x², साई कॉमन लो, साई कॉमन लिया तो क्या हो गया, ई माइनस वी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में काम करो, 2m अपॉन h×² से मल्टीप्लाई करवा दो इस पूरे इक्वेशन में। ये h² अपॉन 2m है ना, इसको हटाना है, तो इसका वो इसके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का, और पूरे इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई अंदर पड़ेगा नहीं, तो 2m अपॉन h×², इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या बचेगा हमारा, ∂² साई अपॉन ∂x² प्लस 2m अपॉन h×² ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यही हमारा टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हो गया, ठीक है। एंड सेम चीज़ अगर इसको 3D में निकालनी है तो क्या करेंगे, ये ∂² साई अपॉन dx² है, इसको y z तीनों के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ∂² साई अपॉन ∂x² प्लस ∂² साई अपॉन ∂y², सॉरी ∂y², ∂² साई अपॉन ∂z², ये x y z तीनों के रिस्पेक्ट में हो गया, प्लस 2m अपॉन h×² ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसी को मैंने बताया था ना आपको कि क्या कर सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, ∂² अपॉन ∂x² प्लस ∂² अपॉन ∂y² प्लस ∂² अपॉन ∂z², इसको हम लोग ∂² लिख सकते हैं, ठीक है। एंड साई सब में कॉमन था तो साई लिख दिया, प्लस 2m अपॉन h×² ई माइनस वी इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, टाइम, अब नहीं दिख रहा, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो गया। तो ये था हमारा स्क्रॉडिंगर का टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल इन 1D के बारे में एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई हो। एंड सिंपली कुछ भी नहीं करना था इसमें, स्क्रॉडिंगर का एक नॉर्मल जो जनरल फॉर्म था उसको लिखना था, उसको 2 बार x के रिस्पेक्ट में करना था, p² की वैल्यू आ जाएगी, 1 बार t के रिस्पेक्ट में करना था तो हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पुट कर देना था। ये था टाइम डिपेंडेंट का। और टाइम इंडिपेंडेंट का क्या था, 2 बार बस x के रिस्पेक्ट में करना था, एंड उसको देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर देना था। सिंपल। आगे हमारा इक्वेशन
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होप्स आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो कमेंट करना, मैं आपको उसके बारे में वापस से डिटेल में वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।